हेलो एवरीवन। जैसे कि हम लोग ने लास्ट असाइनमेंट में यहाँ तक कर लिया था कंप्लीट। हम लोग ने आंसर भी मैच करा लिया था, बट एक छोटी सी प्रॉब्लम है जिसको हम लोग आज रेक्टिफाई करेंगे। और दूसरा नंबर होता है क्या, ये क्वेश्चन जो कि मैंने आपसे कहा था कि खुद से कर लीजिएगा। ठीक है ना, बहुत से बच्चों को दिक्कत हो रही है तो कोई टेंशन नहीं। अभी आप लोग के सामने इसको करके दिखाते हैं। जो प्रॉब्लम हम लोग का हुआ था वो था एबनॉर्मल लॉस के साथ। एबनॉर्मल लॉस की हम लोग ने एंट्री तो ओके किया था, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी एबनॉर्मल लॉस की। अगर हम लोग देखते हैं टैली के अंदर, तो टैली में देखो हमने वो कंपनी ओपन करके रखा हुआ है। और अगर तुमको एंट्री चेक करना है एबनॉर्मल लॉस का, तो डिस्प्ले डे बुक में सिंपली मैं जाके देख लेता हूँ। यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस की एंट्री ये हम लोगों ने की थी। ये एंट्री की तो थी, यहाँ पे आईटीसी भी रिवर्स हो रही है। दैट मीन्स हमें इसकी आईटीसी नहीं मिल पाएगी। हम लोगों ने पहले ही पढ़ा कि अगर कोई गुड्स लॉस्ट हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, है ना, इन द सेंस क्या, अगर वो गुड्स फाइनली क्या हो गया, डैमेज हो गया, फाइनली वो बिकेगा नहीं, तो उसके इनपुट टैक्स की क्रेडिट भी हमें नहीं मिलने वाली, आईटीसी भी नहीं क्लेम कर सकते हम। तो अब क्या होता है, गुड्स अगर जला, जैसे कि यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस हुआ था, लॉस बाई फायर था। तो अगर ये गुड्स अगर 25,000 का जला, 25,000 का जला, तो उसके साथ इसकी आईटीसी भी गई, इनपुट टैक्स भी इसको क्रेडिट करके खत्म करो। तो यहाँ देखो इनपुट टैक्स तो डेबिट होती है, बट यहाँ पे क्रेडिट करके हम उसको रिवर्स कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रिवर्स। तो ये रिवर्सल है। अब प्रॉब्लम क्या थी, मैं पहले प्रॉब्लम आपको, एंट्री तो एकदम ओके है, हमारा बैलेंस शीट पीएल पे सब इफेक्ट भी प्रॉपर है, एबनॉर्मल लॉस सब कुछ दिख रहा है। लेकिन सवाल उठता है सर प्रॉब्लम क्या हुई है। तो प्रॉब्लम मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर हम लोग जाएंगे डिस्प्ले में, यहाँ पे स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में, जीएसटी रिपोर्ट में 3B में, अगर 3B में जाके चेक करते हैं ना, तो वो 22 जो रिवर्सल वाला डिटेल है ना, वो यहाँ पे इनपुट टैक्स रिवर्स में नहीं आ रहा है डिटेल। क्लियर है, क्योंकि वो दिखना चाहिए ना, 2200 इसमें से क्या होना चाहिए, माइनस भी तो होना चाहिए। तो माइनस हो नहीं रहा है। ठीक है, तो इसको कैसे करना है उसको चलिए देखते हैं। एक बार फिर से मैं दिखा दूँ रिपोर्ट, कहाँ पे मैं जाके देख रहा था, जीएसटी रिपोर्ट। यहाँ पे कब का देखना होता है हमें, जून से। ठीक है ना, 2 जून ले लेते हैं। तो कोई रिपोर्ट पे इफेक्ट नहीं ना है। तो इसको चेक करने के लिए, सही करने के लिए क्या करेंगे, पहले तो मैं जा रहा हूँ उस एंट्री को क्या करने वाला हूँ, ये जनरल के एंट्री में क्या करने जा रहा हूँ, डिलीट एबनॉर्मल लॉस वाली। देखो एबनॉर्मल लॉस, ये जनरल की एंट्री कौन सी, एक बार एंटर करके ओपन करके दिखा देता हूँ। ये 5 नंबर है। अब मैं कोई एंट्री इसके अंदर डिलीट करता हूँ, तो ये भी अच्छी, ये भी एक चीज़ सीख लो आज। अगर मैं इस एंट्री को डिलीट करता हूँ, ठीक है, डिलीट कर दिया ना, तो 5 नंबर पे डिलीट किया हूँ, तो मेरे को अगली एंट्री भी 5 नंबर पे चाहिए। लेकिन जर्नल में ये अगला नंबर आ रहा है 6 नंबर। ये टैली की अपनी सिक्योरिटी है कि बीच में अगर कुछ डिलीट करोगे तो सीक्वेंस तो अपना आगे चलता जाएगा। अब कल को तुमसे पूछा जाएगा ये 5 नंबर का वाउचर कहाँ गया, बात समझे। तो वापस अगर रीअरेंज करना होगा हमें सीरीज को, क्या करना होगा, रीअरेंज। हमको 5 नंबर पे ही वाउचर चाहिए, तो पहले तो रीअरेंज करना आपको सिखा दूं। ये जर्नल का वाउचर था ना, तो अल्टर करेंगे वाउचर टाइप में। यहाँ पे होता है क्या, जर्नल। आप देखो यहाँ पे क्या होता है, रिटेन ओरिजिनल वाउचर नंबर, सही है ना। तो मेरे को इसे क्या करना है, री नंबर कर देना, फिर से नंबरिंग कर देनी है। अब कहता है कि चेंजिंग द मेथड, अगर वाउचर नंबरिंग करते विल अफेक्ट वाउचर नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग ट्रांजेक्शन्स, कंटिन्यू। सबको रीअरेंज यस कर दिया मैंने, कंट्रोल ए, यस कर लिया, एक्सेप्ट। अब वाउचर में जाते हैं, तो 5 नंबर आ गया कि नहीं आ गया, समझ गए ना। पहले क्या करता, वो नंबर्स को वहीं रिटेन करके रख रहा था, और अगला वाउचर आपका क्रिएट कर रहा था। मैंने एक को डिलीट किया, उसको वहीं पे पड़ा रहने दिया, अगला नंबर दे रहा है। बट यहाँ पे क्या हुआ, उसने री नंबरिंग कर दिया, रीअरेंज कर दिया। तो कभी इस तरह की प्रॉब्लम आए तो ऐसे कर लेना। वापस आते हैं टॉपिक पे, हमें अल्ट के साथ जे प्रेस करना है, जीएसटी। इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, रिवर्सल कर रहे हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, रिवर्सल लेना है आपको। अब यहाँ पे क्यों कर रहे हो, अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है गुड्स रिटर्न, गुड्स क्या हो रहा है, डिस्ट्रॉय बाय फायर हो रहा है। तो यहाँ पे देखो, अगर कोई गुड्स डिस्ट्रॉयड हो जाएगी तब फिर उसकी आईटीसी हम क्लेम नहीं कर सकते, वो इन एलिजिबल क्रेडिट में आ जाएगा। आई थिंक इसका सेक्शन भी 17 की सबसेक्शन 5 है जीएसटी में, है ना। बट छोड़ो सेक्शन वाइज से क्या लेना देना। यहाँ पे कैपिटल क्रेडिट ड्यू टू द एग्जेम्पशन सप्लाई, नहीं एग्जेम सप्लाई नहीं है। नॉन बिजनेस सप्लाई नहीं, ऐसा नहीं है। इम्पोर्ट ऑफ सर्विस हो रहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इन एलिजिबल क्रेडिट, तो हम लोग को लेना है क्या, इन एलिजिबल क्रेडिट।
और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो यहाँ पे अदर्स में भी आप ले सकते हो। समझ रहे हो? फिलहाल तो ये अब एलिजिबल क्रेडिट नहीं है, तो इन एलिजिबल क्रेडिट कर देते हैं, या तो आप अदर्स भी लेके चल सकते हो। इट इज़ अप टू यू, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना? बाकी क्योंकि इसमें देखो लॉस बाई फायर एबनॉर्मल लॉस के लिए कोई अलग से नहीं पॉइंट दिया है कि नहीं दिया है, नहीं ना दिया है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो इन एलिजिबल अब हो गया वो क्रेडिट, आईटीसी नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पे अब एबनॉर्मल लॉस वैसे दिखाएंगे कितना था, अल्ट सी करके कैलकुलेट कर लेंगे। 25,000 के ऊपर मल्टीप्लाई बाई 118%, 118%, दैट मीन्स 18% उस पर जीएसटी भी ऐड हो जाए। तो 29,500 क्रेडिट करेंगे किसको? क्रेडिट होगा आपका परचेज। क्या आइटम था? लैपटॉप 1 पीस, रेट अपने आप आ जाएगा। देन इनपुट एसजीएसटी, ठीक है, 9% किसके ऊपर? 25,000 के ऊपर, 2250। तो आप देख रहे हो इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी मैंने कर तो दिया है ना, लास्ट टाइम भी यही किया था, बट फर्क क्या था? सिर्फ हमारा सारा इफेक्ट बैलेंस शीट पीएल, तो अकाउंटिंग का रिपोर्ट तो प्रॉपर था, बस जीएसटी रिटर्न में अपडेट नहीं कर रहा था। तो जीएसटी रिटर्न में भी तो वो अपडेट होना चाहिए, रिपोर्ट बीइंग गुड्स लॉस्ट बाय फायर। तो देखो बस इतने का फर्क है। इससे क्या इफेक्ट होता है? ये जो अल्ट जे दबाते हो ना, इससे होता क्या? रिटर्न्स पे अपडेट पड़ता है। और अगर उसको नहीं करोगे, नॉर्मल एंट्री करो, तो अकाउंटिंग तो तुम्हारा प्रॉपर रहेगा, बट रिटर्न ठीक से नहीं जनरेट होगा। समझ रहे? तो चूंकि अब आपको रिटर्न्स पे भी ध्यान देना है, रिटर्न्स भी सही से रिफ्लेक्ट हो, तो रिटर्न के रिफ्लेक्शन के लिए ये अल्ट जे दबाना पड़ता है। ठीक, समझ गए? नेक्स्ट एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करते ही अब चलते हैं, चेक करते हैं रिपोर्ट पे इफेक्ट आया कि नहीं आया। डिस्प्ले स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, रिपोर्ट, जीएसटी आर 3V, अल्ट के साथ जे, 1 जून से 2 जून। अब देखो यहाँ पे आईटीसी रिवर्स, अच्छा ऊपर अभी आया नहीं क्या रिपोर्ट में? एक मिनट, नहीं, अच्छा 1 जुलाई को मैंने एंट्री कर दी थी क्या? शिट, ये एंट्री किस दिन होनी थी? 1 जून। लॉस किस दिन हुआ था? 1 जून की 2 जून? 2 जून को। कंट्रोल ए, और इसको करने से पहले ना इसको यस भी करना था ना, प्रोवाइड जीएसटी डिटेल, यस, गुड्स, ठीक है, एक्सेप्ट। अब रिपोर्ट देखते हैं, आगे रिफ्लेक्ट, बात समझे? तो यहाँ पे नेट इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड कितना हो रहा है, ये देखो क्या है? रिवर्सल, रिवर्स्ड में आ गया ना। रिवर्स समझ रहे हो ना? ये देखो माइनस हो रहा है आपका। अगर आपके पास इनपुट टैक्स 9,000 रुपये है, तो उसमें से ये 2250 क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है। तो ये रिवर्सल, यही बस रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा था, इसी के लिए हमने ये एंट्री करनी पड़ी। समझ में आया कि नहीं आया? तो उस एंट्री को आपको क्या करना है? डिलीट करना है। फिर आपको पता है जर्नल, फिर वो 6 नंबर आएगा, तो उसको वापस 5 नंबर करने के लिए पहले तो जर्नल को रीअरेंज करना होगा, उसकी नंबरिंग को। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? देन आफ्टर आप क्या करोगे? आप जा करके एंट्री कर देना, अल्ट जे दबा करके। ठीक है ना? चलिए अगला हम लोग बढ़ते हैं क्या आगे की तरफ। अच्छा, पीएल बैलेंस शीट एक बार फिर से मैं आपको चेक करा देता हूँ, पहले तो अपने आंसर से मैच करा लेते हैं। तो आंसर वही था, 80,226 एग्जैक्ट रिपोर्ट है। अब हम जाएंगे बैलेंस शीट में, ड्यूटीज एंड टैक्सेस मैच कराएंगे, एग्जैक्ट रिपोर्ट है 527,906। तो यहाँ तक, अभी तक तो हमने क्या देखा? अभी तक हमने बैलेंस शीट पीएल सबने हमने ओके कर लिया, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। अब आगे बढ़ना है क्या? 2 जुलाई को मैंने कहा था एक इंपोर्ट करना है मेन फ्रेम कंप्यूटर, है ना? तो इसको चलिए इंपोर्ट करते हैं। तो ये भी आपको पता है रिवर्स चार्ज की एंट्री है, पूरा का पूरा चलेगा इस पे। 2 जुलाई को हम परचेज कर रहे हैं, तो F2 करके 2 जुलाई, क्लियर? अब 2 जुलाई को जब एंट्री कर रहे हैं, कंपनी इंपोर्ट 1 प्लेस मेन फ्रेम कंप्यूटर फ्रॉम IBM कैलिफोर्निया विद दिस वन। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर हमारे लिए क्या है? गुड्स तो है नहीं, बात समझे? अगर गुड्स की तरह ट्रीट करना, वैसे इसमें कुछ मेंशन तो है नहीं,
तो अब गुड्स की हम लोग का भाई कंप्यूटर का ही बिजनेस है, तो मैं भी मेन फ्रेम कंप्यूटर इसीलिए खरीद रहा हूँ बेचने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग एज एन गुड्स की तरह हम इसको ट्रीट करने वाले हैं। क्या किसकी तरह? गुड्स की तरह। तो चलते हैं, कंट्रोल एच, आइटम इनवाइस, बिल नंबर दिया है, जी हाँ बिल नंबर दिया है, 2021 नहीं होगा, ये चीज़ सही कर लेना। अगला पार्टी नेम एलसी करके बना लेते हैं, आईबीएम से परचेज कर रहे हैं, आईबीएम, मैं साइड में यूएस लिख दे रहा हूँ अपने से, ये हो जाएगा सन्ड्री क्रेटर। एड्रेस कुछ नहीं दिया है, कैलिफोर्निया, और तो कुछ है नहीं, स्टेट तो डालना नहीं है, पहले कंट्री चेंज कर दूं, यूएस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, सही है। अब ये चेंज हो जाएगा, यहाँ पे कैलिफोर्निया भी आ जाएगा, ठीक है ना। अगर आप कंट्री चेंज करेंगे तो वहाँ पे वो भी चेंज आ जाएगा। देन और तो कुछ है नहीं सर, और कोई डिटेल हम लोग के पास है नहीं, सो एक्सेप्ट करते हैं इसको। अब कहता है रजिस्ट्रेशन टाइप क्या, अननोन रहेगा, अननोन आई डोंट नो। ओआईडीआर का मतलब क्या होता है? अब कई लोग हमसे ये पूछते हैं, बेसिकली नहीं होता, ऑनलाइन डेटा एक्सेस फैसिलिटी जो नहीं देते हैं, जैसे गूगल है, फेसबुक है, बाहर बाहर, तो वो अगर हमें डेटा एक्सेस की फैसिलिटी देते हैं, दैट मीन सर्विसेज देते हैं, तो उस केस में हम लोग ओ आई डी लेते हैं। आप इसका फुल फॉर्म गूगल पे चेक कर सकते हैं। मैं अच्छा ठीक है, क्या चेक कर सकते हैं, मैं यहीं पे चेक करके दिखा देता हूँ। OIDAR, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस और रिट्राइवल सर्विसेज, जो नहीं इंडिया बाहर से ले रहा है, तो उस केस में गूगल है, ये सारे बहुत सारी कंपनीज हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब अगला क्या है? अब हमें परचेज करना आइटम, तो हम लोग अपना आइटम क्रिएट करते हैं, सॉरी अननोन ही रहने दो, कंट्रोल ए, कंट्रोल ए। अब यहाँ पे परचेज का लेजर, ऑलरेडी परचेज का लेजर बना हुआ है, सो परचेज। अगर आप इसमें बनाना चाहते हैं परचेज इंपोर्ट, तो आप एक अलग से बना सकते हैं, ताकि कल को जब क्लासिफिकेशन करना हो कि ये मेरा परचेज इंपोर्ट वाला है, इंपोर्ट परचेज को अगर सेपरेट देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर आप बना सकते हैं तो बना सकते हैं, वैसे मैं नहीं बना रहा। यहाँ पे क्या खरीदने वाले हम लोग? मेन फ्रेम कंप्यूटर, क्या है, कंप्यूटर ही है। नेक्स्ट पीसेज, हाँ। अब यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी बताना पड़ेगा, स्पेसिफाई हियर, मैंने डाल दिया 8471, क्या है, मेन फ्रेम कंप्यूटर। नेक्स्ट क्या है, टैक्सेबल, क्या है टैक्सेबिलिटी रेट, तो टैक्सेबिलिटी रेट आपके क्वेश्चन में दिया होगा, कुछ नहीं दिया है तो 18%, आपको पता है इंडिया में 18% लगता है। नाउ नेक्स्ट, रिवर्स चार्ज का कुछ नहीं है, क्या है, गुड्स है, दैट्स इट। कितना एक पीस खरीद रहे हैं, रेट कितना है, एक पीस खरीद रहे हैं, रेट कितना है, 100, 100 क्या है, 100 है, 1000 है, $1000 है, तो 74 से मल्टीप्लाई कर दो, $74,000 हो गया, सॉरी 74,000 रुपीज, है ना, हो गया, एंटर करते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हो कि एक क्वेश्चन पूछा, ओवर राइट टैक्सेबल वैल्यू, कुछ नहीं ओवर राइट करना है, जो टैक्स की वैल्यू आ रही है ओके, इसी वैल्यू पे टैक्स लगाना है। एंटर करते हैं, एक और एंटर, नीचे आगे टोटल के। अब यहाँ पे लगाना है क्या, इनपुट, आईजीएसटी लगेगा ना, बात समझे, इम्पोर्ट के इम्पोर्ट कर रहे हैं ना, दूसरी कंट्री से आ रहा है तो आईजीएसटी लगनी है। अब ये आईजीएसटी यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है, सवाल तक क्यों, यहाँ पे भले कैलकुलेट, आपको कैलकुलेट यहाँ पे करना नहीं है, इसमें ऐड नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, क्योंकि सामने वाला मुझे बिल जब देगा, तो उस बिल के ऊपर क्या आईजीएसटी मेंशन होगा, वो तो बाहर के देश का है ना, उसने थोड़ी ना आईजीएसटी मेंशन करना है। तो यहाँ पे क्या करना है, इसको एंड ऑफ लिस्ट करिएगा मत गलती से, 74,000 का सिंपली परचेज करिए। बिल ऑफ एंट्री ये क्यों मांग रहा है, क्योंकि दूसरी कंट्री से आ रही है ना, तो बिल ऑफ एंट्री वहां लगता है, जब दूसरी कंट्री से माल आता है भारत में, तो वहां पे क्या होता है, कस्टम में वहां पे जब हम लोग सामान छुड़ाते हैं तो बिल ऑफ एंट्री नंबर मांगता है, तो ठीक है मैंने कुछ भी नंबर डाल दिया। डेट 2 जुलाई, पोर्ट कोड मांग रहा है, कौन से पोर्ट में आ रहा है, तो हम लोग चलो अहमदाबाद लगा देते हैं,
और बाकी डिस्पैच फ्रॉम यूएस लिख देते हैं, ये सब छोड़ो, नहीं बढ़ना। तो ये सिंपली हमने परचेज की एंट्री कर दिया, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम यूएस। ठीक है ना, दैट्स इट, हमने ये परचेज की एंट्री कर दी। सही है। अब परचेज की एंट्री कर दी तो अब ये सवाल उठता है कि यहाँ पे जब हम लोग कंट्रोल ओ दबाएंगे तो यहाँ पे रिपोर्ट आनी चाहिए ना। देखो नीचे आ गया, अमाउंट ऑफ टैक्स सब्जेक्टेड टू रिवर्स चार्ज, आ गया कि नहीं आ गया। ये रिवर्स है, इम्पोर्ट है, वो समझदार है। कौन समझदार है? हमारा टैली समझदार है। वो देखा इम्पोर्ट हो रहा है, ये लाइन आनी चाहिए। और यहाँ पे टैक्स की वैल्यू देख लो, 13,320 आ रहा है, ये कहीं नोट कर सकते हो। आपको पता है इतने से हमें अपने लाइबिलिटी को क्या करना है, इंक्रीज करना है। अगला स्टेप यही, अब ये अपने मन से करना पड़ेगा। क्वेश्चन में परचेज की एंट्री देखो कर दी, परचेज तो देख लिया, वाउचर देख के एंट्री परचेज आप कर लोगे। अब आपको अपना दिमाग में रहना चाहिए कि ये चूंकि रिवर्स चार्ज का केस है तो हमें अपनी लाइबिलिटी को क्या करना है, इंक्रीज करना है। लाइबिलिटी इंक्रीज करने का मतलब आउटपुट को बढ़ाना है, और आउटपुट क्या होता है, क्रेडिट, यानी और क्रेडिट करना है 13,320 से। तो इसके लिए क्या करेंगे, वाउचर में जाएंगे, F7 में जाएंगे, और यहाँ पे प्रेस करेंगे अल्ट जे, जीएसटी। क्या करना चाहते हो, तो हम कहेंगे इंक्रीज करना चाहते हैं टैक्स लाइबिलिटी। क्यों, क्या वजह है इंक्रीज करने का? एडवांस ले रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो, सर्विस, सर्विस तो इंपोर्ट नहीं कर रहे, गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे कोई और ऑप्शन दिया है? तो अगर परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड भी पकड़ा सकते हो, क्योंकि वो तो रजिस्टर्ड है नहीं, अनरजिस्टर्ड है, इंपोर्ट का केस है नहीं। कभी कभी परचेज अंडर रिवर्स चार्ज अंडर द रजिस्टर्ड डीलर भी होता है। हम किसी रजिस्टर्ड डीलर से खरीदे तब भी रिवर्स चार्ज लगता है। जैसे याद है बताया था, अमेजन जब चौधरी से सामान खरीदता, चौधरी भी रजिस्टर्ड है और अमेजन भी, लेकिन वहां क्या लगता है, रिवर्स। सही है कि नहीं सही है? तो यहाँ पे वो अलग केस के लिए है। फिलहाल हमने क्या डाल देते हैं इसमें, परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डाल दें, कहीं कोई दिक्कत? अब यहाँ पे क्या करेंगे, इनपुट, सॉरी, यहाँ पे एक लेजर बनाना पड़ेगा, जीएसटी ऑन, आई थिंक बना हुआ है हम लोग का, कल ही हम लोग बना रखे थे, जीएसटी ऑन आरसीएम। एक बार फिर से दिखा दो, ये करंट एसेट ऑलरेडी बना हुआ है, हम लोगों ने पीछे क्वेश्चन के लिए हम लोग बनाया था। कितना अमाउंट होगा, 13,320। अब क्रेडिट में क्या हो जाएगा, आउटपुट क्या है, हमें आईजीएसटी इंक्रीज करना है, 18% पूरा लगा है। किस वैल्यू के ऊपर, 74,000 के ऊपर। सही है। यहाँ सीजीएसटी एजीएसटी नहीं है, सिर्फ आईजीएसटी। यस, कौन सा है पार्टी, दैट्स इट, कंट्रोल है। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या थी, प्लेस ऑफ सप्लाई यूपी था, उत्तर प्रदेश। हम ही लोग सामान खरीद रहे हैं ना। बीइंग लाइबिलिटी इंक्रीज्ड, लाइबिलिटी बढ़ा दिया हमने। अब लाइबिलिटी बढ़ाने के बाद क्या करना है, इसको पेमेंट करना है ना। तो देखो अगला क्वेश्चन ये, जीएसटी पेमेंट कर दो अंडर आरसीएम। तो चलते पेमेंट करने के लिए F5, कंट्रोल F, ऑटोफिल, स्टैट्यूटरी डिटेल, जीएसटी। अब क्या है यहाँ पे, किसके तहत दे रहे हैं, रिवर्स चार्ज। कब से कब तक का, 1 जुलाई से 2 जुलाई में लिख दे रहा हूँ। डेबिट, क्या होगा आउटपुट, आईजीएसटी का अमाउंट हम पे कर देते हैं। कितना पे करना है, वही 13,320। इसमें 1 रुपये माइनस मत, इसमें गलती से आईडी से वीडी से मत क्लेम करने लगे, आपको पता है ये गवर्नमेंट को पूरा का पूरा हमें पे करना है। अब क्रेडिट में क्या हो जाएगा, किसके थ्रू दे रहे हैं, एक्सिस बैंक। 005 कर दिया, 5 नंबर, किसके नाम पे, जीएसटी। नेट बैंकिंग, एक्सिस बैंक, सीपीआई नंबर कुछ भी डाल देते हैं। पेमेंट डेट 2 जुलाई, बीइंग जीएसटी पेड अंडर
RCM। तो RCM के तहत हमने क्या कर दिया, गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया, दैट्स इट, हो गया, कहानी खत्म। अब क्या करना है आपको पता है, टेक द ITC ऑन द नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ मतलब 1 अगस्त। जुलाई का ट्रीटमेंट था ना, तो जुलाई का क्या होगा। अब हम अगस्त में सपोज करो ITC क्लेम कर रहे हैं, तो अगस्त में ITC क्लेम कैसे करेंगे, 1 अगस्त को मैं कर रहा हूँ। ITC क्लेम करने के लिए आपको पता है, अब किसको बढ़ाना होगा आपको, पहले तो 7 में जाते हैं, अल्ट जनरल में, अल्ट जे। इस बार GST क्या करना है, इस बार इंक्रीज करना है किसको, इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्योंकि आपने जो अभी टैक्स दिया ना 13,320, ये किस पे दिया था, परचेज पे ना, तो उसकी ITC भी क्लेम करेंगे अगले महीना। तो यहाँ पे क्या था, इंपोर्ट ऑफ गुड्स था, इंपोर्ट ऑफ सर्विस था, ISD था। इंक्रीज कर रहे हैं क्या, किस वजह से, क्योंकि हमने क्या किया था, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इसमें मिल रहा है ना। अब क्या है, इनपुट IGST इंक्रीज करेंगे 18%, किस वैल्यू पे, 74,000। ठीक है, अगला क्या है, कितना वैल्यू, 13,320। क्रेडिट में क्या करेंगे, GST ऑन RCM, खत्म हो गया इसका बैलेंस। क्या था यहाँ पे, IBM हो गया। अरे, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या थी, बीइंग ITC claimed on RCM। तो RCM परचेज के जो भी था हमने किया था, उसके ऊपर जो ITC हमने क्लेम कर दिया, दैट्स इट। तो ये ITC जैसे ही क्लेम करेंगे, आप देखो यहाँ पे बैलेंस शीट, पहला तो नंबर, यहाँ देखो इनपुट IGST में आ गया कि नहीं आ गया, है ना। दूसरा नंबर, डिस्प्ले स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, GST रिपोर्ट, GSTR 3B। अब देखो यहाँ पे ITC भी दिख गई कि नहीं दिख गई, इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल। ये कब देख रहे हैं हम, जुलाई में देख रहे हैं, ठीक है ना, 1 जुलाई, सॉरी 1 अगस्त को मैं चेक कर रहा हूँ, से 2 अगस्त, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ITC अवेलेबल। ये ITC आपको मिलेगा, किसके है, IGST है, ठीक है। क्लियर सबको, किस वजह से है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स था, क्या था, इंपोर्ट, तो प्रॉपर रिपोर्ट आ रहा है, रिपोर्ट पे भी सही रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो इतना आपको करना पड़ेगा। अब चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे रिपोर्ट्स की बात। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस चेक करते हैं, 806, यहाँ पे तो कोई फर्क नहीं है, सेम चीज़ है। और ड्यूटीज एंड टैक्सेस देखते हैं, एकदम सही जा रहा है, 5331,586, एक एक पैसा मैच करे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्या है, GST ऑन एडवांस रिसीट्स। IBM को पेमेंट करने की बात हो रही है, तो यहाँ पे देखो कहीं कुछ ऐसा दिया है कि कंपनी को पेमेंट अभी करना है, कहीं कुछ मेंशन नहीं किया तो नहीं करते वो। और दूसरा नंबर, IBM को पेमेंट करना से हमारा GST या इन सब से कोई लेना देना है नहीं, वो तो एक हमारी लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। अगर हम नहीं पेमेंट करेंगे तो जाहिर सी बात है वो हमारा कहाँ पड़ा रहेगा, यहाँ पे, कहाँ दिखेगा, यहाँ पे। बस पेमेंट करते ही यहाँ से क्या हो जाएंगे साहब, गायब हो जाएंगे, दैट्स इट। आज का टॉपिक था GST ऑन एडवांस रिसीट्स। क्या था, GST ऑन एडवांस रिसीट। आज GST ऑन एडवांस रिसीट का बस कंसेप्ट मैं समझा रहा हूँ, आज कराऊंगा नहीं। अभी आप RCM को अच्छे से पहले कर लो एक बार और, ठीक। तो जैसे यहाँ पे देखो कंसेप्ट क्या है, इट इज क्वाइट सिमिलर, इट इज क्वाइट सिमिलर टू RCM, थोड़ा सा पॉइंट उससे मिलेगा, मैच करेगा थोड़ा थोड़ा। होता क्या है, पहले सिचुएशन को समझो, GST ऑन एडवांस रिसीट होता क्या है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर गोइंग टू परचेज अ कार, है ना, तो कई बार होता है कि हम लोग जब कार खरीदने जाते हैं तो हम लोग को कोई डेफिनेट डेट होता है, फलाने का बर्थडे है उस दिन उसको देंगे, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, अब उस दिन अचानक जाएंगे कार गिफ्ट देने के लिए, तो कार खरीदने में आपको पता है दिन, काफ़ी समय तो उसी में निकल जाता है। प्लस उसका फेवरेट कलर क्या है,
कलर भी पता चला, कार का जो आप सोचते हो कलर कि हमें मिल जाए, सेम चीज़ अवेलेबल नहीं होती है। सो दैट मीन्स कार हो गया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो गई जहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, प्री बुक करना पड़ता है। प्री बुक समझते हैं ना, बुकिंग। तो मैं यहाँ पे, तो बुकिंग करने की बात होती है। और बुकिंग करने जब भी जाओगे, कार और बुक करने जाओगे, तो आपको क्या देना पड़ेगा, एडवांस पे करना पड़ेगा। समझ रहे हो? सपोज करते कि एग्जांपल लेके चलते हैं, कार की कॉस्ट कितनी है, कार जो है वो है 12 लाख की, है ना। आपने फिर क्या कर दिया, उसके लिए एडवांस दिया। कार कितने की है, 12 लाख की है। आपने एडवांस पे कर दिया। कितना एडवांस पे कर दिया, सपोज करो 3 लाख रुपए। कितना पे कर दिया आपने, 3 लाख रुपए एडवांस पे कर दिया। किस में कब दिया आपने, सपोज करते हैं 1 जुलाई, 1 जुलाई को आपने पेमेंट कर दिया। कितना दे दिया, 3 लाख रुपए एडवांस, है कि नहीं है। अब तुम ना वो जो पेमेंट करने वाला वो मत बनो। तुमको किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, डीलर के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं डीलर हूं, मैंने 3 लाख रुपए एडवांस लिया, डीलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। अब जो 3 लाख एडवांस दिया, तो गवर्नमेंट कहती है इसे एडवांस पे टैक्स जमा कर दो। तुमको क्या देना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। अब फिर क्या होगा, सपोज उसको चाहिए कब कार, उसको चाहिए सपोज करो अगले महीना, 2 अगस्त को। कब चाहिए, फिर 2 अगस्त को तुम क्या करोगे, 2 अगस्त को वो कार डिलीवर करोगे। क्या करोगे, तो यहाँ पे बिल बनेगा पूरे का। बिल कितने का बनेगा, पूरे 12 लाख का। जब बिल बनेगा तो बिल पे जीएसटी भी तो पूरे 12 लाख की होगी। बात समझे कि नहीं समझे, ध्यान से देखना। यहाँ पे तुम 3 लाख पे जीएसटी पे कर चुके हो। अब जीएसटी कैसे पे, पहले तो एडवांस रिसिप्ट, एडवांस पे नहीं, यहाँ पे हमें एडवांस मिलेगा। यहाँ पे एडवांस हमने रिसीव किया, कितना एडवांस रिसीव किया, 3 लाख रुपए, है ना। अब इस पे आपको क्या करना पड़ गया, गवर्नमेंट को जीएसटी पे करना पड़ गया। जीएसटी पे किए, इस पे निकाल लेते हैं। सपोज 28%, गाड़ी पे 28% है, 84,000 रुपीज जीएसटी दे दिया। समझ गए। अब 2 अगस्त को जब बिल बनाओगे, तो इस पे जीएसटी कितना बन रहा है, बिल तो पूरे का बनेगा ना सर। कितने का बनेगा, अब बिल जब बनेगा तो यहाँ पे टोटल दिखाओगे तो इतने का तो है। लेकिन अब ध्यान से आपको ये पता होना चाहिए कि इस पे हमने ऑलरेडी कितना गवर्नमेंट को दे दिया है, तो उसको इसमें से माइनस करना पड़ेगा ना, कि नहीं माइनस करोगे, माइनस करोगे। तो यही माइनस करने वाला प्रोसेस कैसे होता है। अब मैंने बोला आरसीएम से, कैसे, आरसीएम से तो कोई लेना देना नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है ना। लेकिन अब देखो कैसे होगा, कैसे उससे सिमिलर है ये। तो उससे कुछ इस तरह से सिमिलर है कि जब हम एडवांस उठाएंगे, जब क्या करेंगे, एडवांस उठाएंगे, एडवांस रिसिप्ट की एंट्री आपने कर देना। जीएसटी पे कैसे करोगे, जीएसटी पे करोगे जब आपको अपनी लाइबिलिटी क्या करनी होगी, आपको अपनी लाइबिलिटी क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे आपको लाइबिलिटी खुद से क्या करनी होती है, लाइबिलिटी इंक्रीज करनी होती है। जस्ट लाइक आपने रिवर्स चार्ज में बढ़ाया था, फिर उस लाइबिलिटी को क्या करोगे, लाइबिलिटी फिर पे करनी होती है। क्योंकि जब हम सामने वाले से एडवांस उठाएंगे ना, उसको सिंपल सा रिसिप्ट देंगे, उसमें जीएसटी नहीं दिखाते। रिसिप्ट जब वाउचर देंगे, जैसे आप यहाँ पे फीस जमा करते हो, आपको से अमाउंट मिलता है, उसमें जीएसटी मेंशन होता है नहीं ना। तो वैसे ही जब आप एडवांस दोगे ना, तो वो बस एडवांस रिसीट के बस आपको रिसिप्ट दे देगा, उसमें जीएसटी कैलकुलेशन वैल्कुलेशन कुछ नहीं होगा। तो हमें खुद से अपनी लाइबिलिटी उस 84,000 से इंक्रीज करनी है, फिर उसको क्या करना है, पे करना है। पे कर दिए। अब क्या होगा, तो ये दो पॉइंट आपको सिमिलर लगी किससे, आरसीएम में भी तो ऐसे ही करते थे, अपनी लाइबिलिटी बढ़ा करके पे करते थे, बस ये थी सिमिलैरिटी। अब क्या होगा, जब बिल बनाओगे, बिल बनाओगे कितने से, पूरे 3 लाख, ये पूरा बिल बनेगा। अब आपको जब गवर्नमेंट को यहाँ जीएसटी पे करना होगा, तो यहाँ पे अब आपको क्या करना होगा, लाइबिलिटी को क्या करना होगा बताओ, बोलो, डिक्रीज करना होगा। समझ तो गए तुम लोग, बहुत बढ़िया। तो लाइबिलिटी को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डिक्रीज करना होगा। क्यों करना होगा डिक्रीज, बता सकते हैं।
यहाँ पे लाइबिलिटी डिक्रीज क्यों? क्योंकि 84,000 पहले दे चुके, हम दोबारा थोड़ी ना देंगे। तो ये चीज कैसे करते हैं, ये चीज समझना है, ठीक है। तो ये चीज आपको बता दूं, जब जीएसटी स्टार्ट हुआ था ना, जब एकदम नया नया लॉन्च हुआ, तो बहुत से लोग को ये चीज समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे करना है। क्योंकि एडवांस तो उठा ले रहे थे, जीएसटी भी पे करते रहते, फिर जब बिल बना रहे तो क्या करना था, कैसे करना था, उसी में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी बहुत से लोगों को। तो यहाँ पे ये दिक्कत है, तो ये दिक्कत आप लोग को नहीं आएगी एडवांस के केस में। अब एक पॉइंट और जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जानना चाहिए। जीएसटी लॉ जब बना, जीएसटी लॉ जब बना, तो उसने बोला एडवांस पे जीएसटी देनी पड़ेगी। गवर्नमेंट ने क्या बोला? गवर्नमेंट ने कहा जीएसटी लॉ में कि यू नीड टू पे जीएसटी ऑन एडवांस रिसीट। तो जितना भी एडवांस रिसिप्ट उठाओगे उस पे जीएसटी पे करना पड़ेगा। फिर ये किसके लिए बोला? ये बोला गुड्स के लिए, और किसके लिए? सर्विसेज के लिए। तो जो गुड्स के जो डीलर होते हैं, वो लोग क्या किए? वो लोग जाहिर सी बात है चिल्लाए, ये तो गलत बात है। इन्होंने क्या कहा? डीलर्स ने क्या बोला? दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग रूल। बोलिए क्यों? गवर्नमेंट बोला क्या दिक्कत है, एडवांस उठा रजिस्ट्री दे दो ना। तो इन्होंने बोला, एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको कार डीलर का। किसका देता हूं? कार डीलर, अभी जो पीछे एक दिया, इसने कितना एडवांस उठाया था देखो। कार कितने की सप्लाई करनी है इसको? अब अगर डीलर का 3 लाख रुपए एडवांस उठाया है, तो उसके लिए एक वर्किंग कैपिटल में मदद हो गई ना, कि उस पैसे को यूज करेगा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से माल खरीदने में, कार खरीदने में। तो वहां से कार उसको 3 लाख में मिल जाएगी क्या? और पैसा उसको अपने जेब से लगाना पड़ेगा। तो वो एक तरीके से आपने जो एडवांस दिया ना, उसकी थोड़ी सी मदद हो गई, थोड़ी रिलीफ हो गई। अब उस पे भी करो जीएसटी दे दो। कहते गजब है इंसान है, मतलब आपको इस पे भी जीएसटी चाहिए। एक मैन्युफैक्चरर ही है, मान लो वो भी एडवांस उठाता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है, तो क्या एडवांस उठाता है उसी से मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगी? उसको और पैसा लगाना पड़ेगा। तो जो एडवांस होता है उसकी हेल्प, तो उसमें भी बैठ के गवर्नमेंट आंख गड़ाए हुए लाओ, इस जो एडवांस है तुरंत टैक्स दे दो। बात समझे कि नहीं समझे? तो डीलर्स ने, गुड्स के डीलर्स ने गवर्नमेंट को समझाया ये तो गलत है सर, दिस इज रॉन्ग, सर एडवांस पे कैसे हम जीएसटी दे दें, और जब फाइनल बिल बनेगा तो आप जीएसटी ले लेना ना। अभी तो सर, अभी तो वो जो पैसा मिला है सर, उस पैसे को हम यूज करने वाले हैं किसके लिए? आपने मैन्युफैक्चरिंग के लिए या गुड्स को परचेज करने में। तो सर उस पर तो टैक्स ना लो, ये तो गलत बात है। तो गवर्नमेंट को लगा, हाँ ये बात तो आप लोग की सही है, वाजिब लग रही है, वहां पे भी नहीं बात गई जीएसटी कमेटी के पास, वहां पे भी व्यापारी लोग अपना बात रखें। तो गवर्नमेंट को लगा हाँ यार चलो ठीक है। तो गवर्नमेंट ने कहा चलो, आप लोग के लिए रूल हम क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। नहीं समझे? हम गुड्स के केस में एडवांस पे जीएसटी नहीं लेंगे, चाहिए। यानी अब अगर कोई भी गुड्स का डीलर एडवांस उठाता है, तो उस एडवांस पे उसको जीएसटी नहीं देनी है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? फिर इनको देखा देखी, सर्विस डीलर भी चिल्लाए, सर दिस इज रॉन्ग, सर दिस इज रॉन्ग। तो इन्होंने बोला नो, दिस इज करेक्ट, है ना, ये सही है आपके लिए। तुम लोग सर्विस डीलर हो, तुम लोग को क्या खरीदना है, तुम लोग को क्या बनाना है, अपना दिमाग ही तो लगाना है। एक एग्जांपल दो, जैसे मैरिज हॉल वाला, शादी कब होनी है? दिसंबर में। अभी से एडवांस बुकिंग करके रखवा लेता है, 5 लाख का मैरिज हॉल बुक करना है, 2 लाख रुपए एडवांस दीजिए। 2 लाख का उठा के क्या करोगे, कुछ करोगे क्या तुम? तुम्हारा कौन सा खर्चा, तुम्हारा तो ऑलरेडी सब कुछ प्रीमाइसेस बना बनाया है। बात समझे कि नहीं समझे? तो तुम वो 2 लाख रुपए तो एंजॉय कर रहे हो, कुछ करना तो है नहीं, तो यू नीड टू पे, आपको जीएसटी देना पड़ेगा। कुछ समझ में आया? तो सिंपल सी बात है, एक चीज जो जीएसटी लॉ जो कहता है, जीएसटी एक्ट जो कहता है, जीएसटी एक्ट 2017, वो क्या कहता है? बिल्कुल आपको एडवांस पे जीएसटी पे करनी पड़ेगी, लेकिन ओनली इन द केस ऑफ सर्विस, नॉट इन द केस ऑफ गुड्स। क्लियर? तो ये आपको पता होना चाहिए। गुड्स के अगेंस्ट पे पहले था, जब जीएसटी लागू हुआ था 2017-18 में, ये था लोग दे रहे थे, जमा कर रहे थे, फिर बाद में नहीं होता, अपोज हुआ,
जब लोगों को समझ में, तो अपोजिशन हुआ भाई, वहां चिल्लाए सब लोग, तब गवर्नमेंट को लगा भाई देखो, कोई भी लॉ जब नया बनता है ना, कोई भी रूल जब नया बनता है, तो शुरू में ही सब कुछ कंफर्म नहीं हो जाता है। दैट मीन्स उसमें बहुत सारी चीजें चेंज होती रहती हैं, 5 साल लग जाता है एक लॉ को पुख्ता होने में मतलब सही से बनने में। उसमें अमेंडमेंट्स की जरूरत होती है, देखा जाता है मार्केट पे क्या असर पड़ रहा है, बुरा असर पड़ रहा है तो उस रूल को हटाया जाता है, उससे कोई लिबरल रूल बनाया जाता है। तो वही लिबरल किया गया रूल को। तो किसके लिए हटा दिया है, एक बार फिर से ध्यान दीजिए, गुड्स के। तो गुड्स के अगेंस्ट एडवांस पे जीएसटी नहीं देना है, लेकिन सर्विस के अगेंस्ट एडवांस पे जीएसटी देना पड़ेगा। तो सवाल उठता है सर हमारा एग्जाम्पल क्या है, हमारे एग्जाम्पल में हम लोग को क्या स्टडी करना है। देखो यही चीज़ समझाया पहले। पहले कहता है जीएसटी एडवांस को पहले इनेबल कर देना है, जैसे रिवर्स चार्ज इनेबल किए थे। फिर कह रहा है पास एडवांस रिसिप्ट एंट्री, ठीक है। फिर इंक्रीज करना टैक्स लाइबिलिटी, ठीक है, इंक्रीज भी करने आता है। नाउ पास द फाइनल बिल बनाना, इनवॉइस की एंट्री करना और अपनी लाइबिलिटी को क्या करना, डिक्रीज करना। सीक्वेंस यही है। यहाँ पे देखो मैंने कौन सा एग्जाम्पल दिया है, सर्विस का, नॉट गुड्स का। मैंने गुड्स का एग्जाम्पल दिया ही नहीं है, क्यों नहीं दिया है, अगर कभी ऐसा कोई केस आए एडवांस का गुड्स के अगेंस्ट, कोई ट्रीटमेंट नहीं करना, सिंपल रिसिप्ट की एंट्री करना। हाँ, सर्विस के अगेंस्ट एडवांस है तब तो भाई जीएसटी देनी पड़ेगा। होटल सर्विसेज, मैरिज हॉल, सॉफ्टवेयर कंपनीज, होता है ना, आपका सॉफ्टवेयर बनाना है, यू नीड टू पे एडवांस। आपकी वेबसाइट बनानी है, यू नीड टू पे एडवांस, करना पड़ता है ना। तो उन सब केसेस में लेते हैं, तो एडवांस पे जीएसटी हमें देना पड़ेगा इन द केस ऑफ सर्विस। सो बस आज इतना ही, कल हम लोग इसको प्रैक्टिकल वे में करेंगे, कल इसको और क्लैरिटी करेंगे, ठीक है ना, इन टू द नेक्स्ट क्लास। सो थैंक यू।